गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के थर्ड डे के सेशन में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं श्री शाह केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चंडीगढ़ की तरफ से आप सभी का तीसरे दिन के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वह काफी इंटरेस्टिंग है और काफी बिजी शेड्यूल में रहेगा, क्योंकि आज ही हमारा समापन दिवस भी रहेगा, समापन का टाइम भी रहेगा। तो एक बार मैं ब्रीफ कर दूं, 10 से 11:30 का जो टाइम होगा वो प्रोफेसर प्रीति अरुण मैडम मेंटल हेल्थ मेजर्स टू प्रमोट वेलबींग एंड एजुकेशन ऑफ CWDs के बारे में मैम बात करेंगी। मैम एज ए स्पीकर रहेंगी और इनको चेयर करेंगे डॉक्टर सुलग्ना चक्रवर्ती मैम। 11:35 से 1 बजे तक प्रोफेसर वर्षा गट्टू मैडम का एज ए स्पीकर वो रहेंगी और उनको चेयर करेंगे डॉक्टर भरत जोशी। उसके बाद 2 से 3:30 में हमारा जो लास्ट सेशन रहेगा स्पीकर का, वो जो है पोस्ट कोविड चैलेंजेस इन टीचिंग प्रोफेशंस के लिए मुनीबा शकील मैडम रहेंगी और उनको चेयर करेंगे प्रोफेसर दिव्या शर्मा। उसके बाद वैलिडिटी स्पीच रहेगा जो चीफ गेस्ट डॉक्टर सुबोध कुमार, मेंबर सेक्रेटरी RCI, उनके द्वारा। तो ये आज का पूरा सेशन रहेगा। उसके बाद आपको पोस्ट टेस्ट दिया जाएगा, एक फीडबैक दिया जाएगा और सभी सेशन का अलग अलग आपको इवैल्यूएशन सीट दी जाएगी। तो आप लोग लगातार ये वॉच करते रहिएगा। चैट बॉक्स में दिया जाएगा। अब ज्यादा समय ना लेते हुए आज का जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत करते हैं प्रेयर से। तो प्रेयर के लिए मैं मेरे डिप्लोमा के स्टूडेंट को मैं यहाँ आग्रह करता हूँ कि वो आए और प्रे की शुरुआत करें। ओम तत्सत् श्री नारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्ध बुद्ध तु संत विनायक सविता पावक तु ब्रह्म मदत तु यव शक्ति तु ईशु पिता प्रभु तु रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु रहीम ताओ तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु ओम तत्सत् श्री नारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु। थैंक यू सो मच बहनों। आगे के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं माइक जो है वो हैंड ओवर करता हूँ ग्रीड को। यस सर। राधा जी प्लीज प्रोफेसर प्रीति अरुण मैम का अभिवादन करें। मैं प्रोफेसर प्रीति अरुण मैडम का और सुलग्ना मैडम का केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से, ग्रीड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं मैम आप दोनों का। राधा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज दोनों मैम का आप इंट्रोडक्शन करें। यस सर। Once again, I welcome you all, and we are proud to announce that this conference is being conducted through online mode, along with the cooperation of Sri Shah KL Institute for the Deaf Trust Teachers Training College, Bhavnagar, Gujarat, and Government Rehabilitation Institute for Intellectual Disabilities, 31C, Chandigarh. Now, it is the time to introduce the chairperson for this session. Let me share my screen.
Is it visible to all? Yes, it is visible. Okay, thank Yeah, you. madam. Dr. Sulagna Chakrabarti. She has been working as a psychiatrist in United Kingdom for the past 15 years. She has been attached with the renowned South London and Motley Trust. She is the clinical lead of the Pediatric Emergency License Service at King's College and Hospital and also heads the neuropsychiatry of the complex epilepsy surgery pathway. She has her CCT in child and adolescent psychiatry. Her areas of interest are crisis presentations, including suicides and self harm. Let us have the reflection of our renowned speaker for this session, Dr. Preeti Arun. Dr. Preeti Arun is currently serving as the professor and head department of psychiatry at Government Medical College and Hospital, that is GMCH. Besides, she is joint director of Government Rehabilitation Institute for the Intellectual Disabilities, GRID, and additional director of Mental Health Institute, MHI, for the intellectual disabilities, and she is the head of the Center of Excellence, COE, for training manpower in mental health. Dr. Arun has many publications. 19 international, 17 national, and 10 book chapters to her credit. She has been one of the editors of the textbook of community psychiatry. She has delivered more than 100 guest lectures in different conferences, seminars, and workshops. Dr. Arun has guided around 20 MD psychiatry, around 25 MPhil in clinical psychology and psychiatry social work, and 2 PhD in anthropology and engineering and technology. She has undertaken ICMR funded project Chandigarh Autism Spectrum Disorder Study. Dr. Arun is editor-in-chief, Journal Disability Management and Rehabilitation, and associate editor of an e-textbook of child and adolescent mental health, which has been published by the International Association for the Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professionals. Dr. Arun has received 6 awards, that is Dr. Bakshi, A.K. Kala, and C.C. Boral Award for IPSNZ and V.K. Verma Award by Indian Association of Social Psychiatry. Now, over to the respected chairperson of this session, Dr. Sulagna Chakrabarti. Thank you very much for this very kind introduction for Dr. Preeti Arun and myself. I'd like to now hand over this stage to Dr. Preeti Arun to get started with her presentation. I'm sure you will very much enjoy this presentation. There will be lots of questions raised, and hoping that you will feel very, very fulfilled at the end of this session. Thank you. Over to Dr. Arun. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay, so it's actually very nice meeting you, Dr. Sulagna, and it's very Nice interesting profile that you have, and very happy that we are together for this session. And I would really thank the organizers for giving this opportunity to address all the participants for this session. So what I was realizing that last, when I just
address the gathering, there was some point came up about the language. तो मैं अपनी भाषा हिंदी रखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी. बीच बीच में हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्विच करती रहूं, पर मेरे ख्याल से वो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी उसमें. Happy everybody? Yes, let's progress. Thank you. Yeah, sorry, I wanted to share my PowerPoint and it's yeah, okay. So मैं इस बारे में बात करूंगी कि mental health measures to promote well-being and education of children with disabilities. तो आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड जान करके ये तो पता लग ही गया है कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो मैं मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम करती हूँ और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के साथ भी जुड़ी हुई हूँ. और तो उस तरह से, और एजुकेशन के अंदर मैं क्योंकि ग्रिड की जॉइंट डायरेक्टर हूँ पिछले 4 वर्षों से, तो उसका भी मुझे अनुभव है थोड़ा बहुत. तो एजुकेशन पे मैं पूरा नहीं फोकस करूंगी क्योंकि मैं शेड्यूल देख रही थी एजुकेशन पे, तो आपकी बहुत सारी टॉक्स हो गई हैं. मैं ज्यादातर मेंटल हेल्थ और वेलबींग की बात करूंगी. तो जो मैं बात करूंगी उसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ और वेलबींग क्या है. फिर हम जब बच्चों की वेलबींग की बात करते हैं तो हम उसे कैसे देखते हैं, किन किन पैरामीटर्स पे क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि बच्चों की वेलबींग अच्छी है. फिर नेक्स्ट होगा कि डिसेबल्ड बच्चों का क्या स्टेटस है. फिर उसके बाद कि हम वेलबींग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस ले सकते हैं. फिर क्योंकि वेलबींग बच्चों की सिर्फ हम अपने लेवल पे नहीं कर सकते, आप सब लोग ट्रेन हो रहे हैं टू बी स्पेशल एजुकेटर्स, तो हमें ये भी देखना है कि हम पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करें और उसके लिए हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है और उसके लिए हमने क्या क्या बता सकते हैं. फिर बच्चों की सोशल और इमोशनल कॉम्पिटेंस को हम कैसे मजबूत करें. फिर पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट रहा है, तो अभी तक ऊपर सारा था जनरल, अब है पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट रहा है बच्चों पर. फिर स्कूल के अंदर मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस किस तरह से दिए जाते हैं, वेलबींग के लिए क्या क्या अप्रोचेस हैं. फिर मैं अपना हमारे इंस्टीट्यूट का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और फिर इस पे बात करूंगी कि किस किस तरह के कोमॉर्बिड कंडीशंस या साथ में जुड़ी हुई कोई और भी समस्या बच्चों में हो सकती है. तो अगर हम मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ को डिफाइन करता है स्टेट ऑफ वेलबींग in which individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. So जब हम इस डेफिनेशन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वेलबींग मेंटल हेल्थ का एक इंटीग्रल हिस्सा है. So mental health approaches to well-being are basically promoting the mental health of children. और इसके अंदर हम रियलाइज हिज और हर एबिलिटीज, तो हम आजकल भारत में भी हम डिसेबल्ड की जगह पे हम स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग जनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं. सो अब हम डिसेबिलिटी की बात नहीं करते, हम वो क्या कर सकते हैं इसकी बात करते हैं. कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम जानेंगे. प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, सो ज्यादातर चैलेंज यहाँ पे रहता है कि वो उनके प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल वो किस तरह से काम करेंगे, उसमें बहुत सारे क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, तो अगर कोई डिसेबल्ड है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कम्युनिटी को नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता.
अब हम देखें कि वेल बीइंग की क्या डेफिनेशन है। तो वेल बीइंग इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट विद लो लेवल ऑफ डिस्ट्रेस, ओवरऑल गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड आउटलुक और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो डिस्ट्रेस तब होता है जबकि हमारे जो इनर रिसोर्सेज हैं वो और जो डिमांड्स है वो मैच नहीं करते, तब डिस्ट्रेस होता है। अगर दोनों मैच करते हैं तो डिस्ट्रेस नहीं होता। सो यूनिसेफ ने एक डेफिनेशन दी थी कि अ ट्रू मेजर ऑफ नेशन स्टैंडिंग इज हाउ वेल इट अटेंड्स टू इट्स चिल्ड्रन, देयर हेल्थ एंड सेफ्टी, their material security, their education and socialization, and their sense of being loved, valued, and included in the families and societies in which they are born. So, sorry. तो ये जो यूनिसेफ की डेफिनेशन है ये काफी ब्रॉड है और ये ओवरऑल बात कर रही है कि हम कोई भी देश को हम इस तरह से देखते हैं कि वो अपने बच्चों का कितना ध्यान रखता है। सो जो देश बच्चों का ध्यान ठीक से रख रहे हैं वो काफी तरक्की वाले हैं, और जो नहीं रख पा रहे हैं उनको अभी और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि वेलबीइंग के क्या क्या किस किस तरह की वेलबीइंग होती है। तो पहली है इमोशनल वेलबीइंग। इसके अंदर है द एबिलिटी टू प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, बी रेजिलिएंट, बूस्ट सेल्फ लव एंड जनरेट द इमोशंस दैट लीड टू गुड फीलिंग्स। सो ये सब आ जाते हैं कि हम इमोशनल वेलबीइंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। कि कोई व्यक्ति की हमें इमोशनल वेलबीइंग बढ़ानी है तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसको आनी चाहिए। रेजिलियंस मतलब कि कोई जब समस्या आ जाती है तो वो उससे जूझ सके, वो परेशान ना हो, घबराए ना, पीछे ना हटे। बूस्ट सेल्फ लव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सब मतलब कुछ हद तक तो हर व्यक्ति अपने आप को पसंद करता है, पर अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हर वक्त बहुत कम आंकता है तो वो ठीक नहीं है। और जनरेट इमोशंस दैट लीड टू गुड फीलिंग्स। सो हम कैसे अपने आप को बेहतर महसूस करा सकते हैं। सेकेंड है फिजिकल वेलबीइंग, एबिलिटी टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी थ्रू हेल्दी लिविंग एंड गुड एक्सरसाइज हैबिट्स। So it's a general thing, but I like to talk about it because it is a very important component. बिना फिजिकल वेलबीइंग के कोई इमोशनल वेलबीइंग या कुछ नहीं हो सकता, और ये हम सबके लिए ही है, न सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, पर हर व्यक्ति के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन कम सोशल वेलबीइंग, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, डेवलप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स विद अदर्स एंड मेंटेन अ सपोर्ट नेटवर्क दैट हेल्प्स यू ओवरकम लोनलीनेस। सो ये अभी सपोर्ट नेटवर्क दैट हेल्प्स यू ओवरकम लोनलीनेस अभी पैंडेमिक के टाइम में बहुत तीव्रता से हम सबके सामने आया है, जिसकी कि पहले हमें इतना लोग बाग इसको नहीं मानते थे, क्योंकि ये बहुत आम सी चीज थी कि आपके आसपास लोग हैं, आप उनसे मिल लेते हो, आप उनसे बातचीत कर लेते हो। पर पैंडेमिक में जबकि सारे मतलब कि बाहर नहीं निकलो, मत जाओ, कोई आएगा नहीं, आप कहीं जाओगे नहीं, आप कहीं चले गए तो आपको भी चिंता है, और जिनके यहाँ आप मिलने जा रहे हो उनको आपसे ज्यादा चिंता है कि आप उनसे मिलने जा रहे हो। तो ये सारी चीजें बहुत परेशानी वाली थी, और इसलिए मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट पैंडेमिक में बहुत ज्यादा समझ में आई है लोगों को इसकी अहमियत। और इससे ये भी पता लगा है कि ये चीजें सोशल वेलबीइंग के लिए कितनी जरूरी हैं, और ये हमारे डिसेबल्ड बच्चों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस वेलबीइंग, ये है कि हम एबिलिटी टू परस्यू योर इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड लाइफ पर्पस in order to gain meaning, happiness and enrichment professionally. So यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वर्क प्लेस वेलबीइंग में सिर्फ काम या हमारी आमदनी नहीं जुड़ी हुई है, ये है कि हम जो करना चाहते हैं क्या हम उसे पूरी रुचि के साथ कर रहे हैं, जो हम जिस काम में हम हैं
क्या वो हमारी जिंदगी के लार्जर पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है, क्या हमें वो कोई तरह का मीनिंग हैप्पीनेस देता है, उससे हम प्रोफेशनली एनरिच्ड फील करते हैं। सो वर्क प्लेस वेलबींग सिर्फ हमारी ओहदे और आमदनी से जुड़ी हुई नहीं होती है। देन वी कम टू सोसाइटल वेलबींग, the ability to actively participate in a thriving community, culture and environment. So again, societal well-being भी पैंडेमिक में बहुत अच्छी तरह सामने आई है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि पैंडेमिक में अपने आप को सोसाइटी के लिए कुछ अपने रूटीन से निकल के किया, और उस सब से उनको वो कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ महसूस किया, और उसको आगे बढ़ाने में, जो लोगों की समस्याएं थी उसको दूर करने में काफी हद तक मदद करी। दूसरी चीज है कल्चर एंड एनवायरनमेंट। सो कल्चर इज अ लार्जर कॉन्सेप्ट एंड एनवायरनमेंट इज अगेन इट्स बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। So it is not only the physical environment, but I feel it is also the connections between each other. So environment सिर्फ हमारे मौसम और उन चीजों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी हम आसपास के साथ लोगों से किस तरह जुड़े हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। अब ये है कुछ की इंडिकेटर्स ऑफ चाइल्ड वेलबींग। ये की इंडिकेटर्स एक अमेरिका की एक रिपोर्ट थी जो अभी 2021 में उन्होंने, ये हर साल पब्लिश करते हैं, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स लिए थे और उन्होंने अपनी डिफरेंट स्टेट्स को उस पे आंका था कि कितना, कौन सी स्टेट कितना अच्छा कर रही है। पर ये इंडिकेटर्स ओवरऑल बच्चों के डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम देखें, शुरुआत में मैंने वेलबींग की और मेंटल हेल्थ की डेफिनेशंस आपके साथ साझा करी थी। उसके अंदर अगर हम उसके हिसाब से देखें तो बहुत सारी चीजें जो कि महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये की इंडिकेटर्स ऑफ चाइल्ड वेलबींग है। सो हम इसको, मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि जब हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की वेलबींग की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कोई एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते। ये लार्ज बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। सो जैसे पहला है चिल्ड्रंस वेलबींग में इकोनॉमिक फैक्टर्स, चिल्ड्रन इन पॉवर्टी, चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स लैक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। सो ये सिक्योर एम्प्लॉयमेंट अभी पैंडेमिक में और भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि जो बहुत सारे हम भारत के अंदर छोटे गांवों से लोग बाग शहरों की तरफ आते हैं और यहाँ पे रह करके अपनी आजीविका कमाते हैं, उनको पैंडेमिक के अंदर अपने घर जाना पड़ा, तो उनका वो एम्प्लॉयमेंट चला गया, वो सिक्योरिटी चली गई। और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि पैंडेमिक के पहले जिसमें बहुत अच्छा काम हो रहा था और पैंडेमिक के दौरान वो इंडस्ट्रीज ही बंद हो गई, पूरी तरह खत्म हो गई, वो जॉब्स खत्म हो गए। सो उन सब परिवारों के बच्चों की क्या स्थिति होगी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे और माता पिता और परिवार अलग अलग नहीं है। सो चिल्ड्रन लिविंग इन हाउसहोल्ड्स विद अ हाई हाउसिंग कॉस्ट बर्डन, जहाँ पे कि माता पिता को उस घर में रहने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। टीन्स नॉट इन स्कूल एंड नॉट वर्किंग, जो टीनेज जो है, जो कि स्कूल भी नहीं जा रहे और काम भी नहीं कर रहे, ऐसे भी काफी है। तो वो फिर कर क्या रहे हैं, वो सड़कों पे घूमते हैं और कुछ उनके पास यूजफुल करने के लिए नहीं है, एंड दैट इज सच अ वेस्ट। सेकेंड इसका एस्पेक्ट है एजुकेशन फैक्टर्स। यंग चिल्ड्रन नॉट इन स्कूल, 3 से 4 साल के बच्चे जो स्कूल में नहीं हैं। अब अगर हम देखें तो इस वक्त पे तो हमारे 3 से 4 साल वाले बच्चे अभी अभी ही स्कूल में जाना शुरू किए हैं, क्योंकि जो बच्चे 2.5 साल के थे मार्च 2020 में, उनको तो 2 साल निकल गए, उनको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। सो वो सब उन्हें अब स्कूल जाना शुरू किया है सेकेंड वेव के बाद, अब वो भी अभी अक्टूबर नवंबर से। तो जैसे मेरी क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं उसमें से बहुत सारे अब स्कूल में उनको एनरोल किया गया है। देन 4th ग्रेडर्स नॉट प्रोफिशिएंट इन रीडिंग। सो 4th क्लास के बच्चे जिनको पढ़ना नहीं आता, इससे रिलेटेड मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये था कि बच्चे घर पे रह करके
जो पैंडेमिक के पहले स्कूल में एनरोल्ड थे, पहली क्लास में थे, ऑनलाइन एजुकेशन चलती रही, वो प्रमोट होते गए। अब वो क्लास 3 में है, क्लास 4 में है, 5 में है, पर क्योंकि वो 1.5 साल वो स्कूल नहीं गए, उनको कुछ भी नहीं आता, उनको अपना नाम लिखना नहीं आता, तो पढ़ना तो दूर की चीज है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में एम्फेसिस इस पे था कि हम जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसके अंदर हम क्या बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो जो फिजिकल एजुकेशन वाले इश्यूज थे, जो मतलब फिजिकली जब बच्चे आते थे और उनके पढ़ाते थे, उसमें जो चीजें हैंडल की जाती थी वो सब तो इस वक्त पे थी ही नहीं। सो यहाँ पे काफी बच्चे पिछड़ गए। 8 ग्रेडर्स नॉट प्रोफिशिएंट इन मैथ। सो 8th क्लास के बच्चे जिनको मैथ नहीं आता। सो जो हमने बहुत सारे स्कूल्स में सर्वे किया था, अभी तो नहीं, कई मतलब 7, 8, 10 सालों पहले, तो उसमें हमने ये जाना था कि इंग्लिश और मैथ, इस 2 चीजों में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और वो ठीक से नहीं कर पा रहे होते। बाकी सब्जेक्ट्स वो फिर भी किसी तरह कर लेते, इंग्लिश और मैथ नहीं कर पाते। सो 8th ग्रेडर्स नॉट प्रोफिशिएंट इन मैथ का आई एम श्योर बहुत बड़ा नंबर होगा। देन हाई स्कूल स्टूडेंट्स नॉट ग्रेजुएटिंग ऑन टाइम, जो बच्चे 12th में हैं और पास नहीं हो पा रहे हैं, या 10th में हैं और पास नहीं हो पा रहे हैं। सो ये की इंडिकेटर्स हैं ऑफ चाइल्ड वेलबींग। देन हेल्थ फैक्टर्स, लो बर्थ वेट बेबीज, चिल्ड्रन विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस। हमारे यहाँ भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चाइल्ड एंड टीन डेथ्स पर 10,000, जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो पर 10,000 चिल्ड्रन में देखी जाती हैं। चिल्ड्रन एंड टीन्स हु आर ओवरवेट और ओबीज, 10 से 17 साल के बच्चे। सो अगेन पैंडेमिक के अंदर हर जना अपने कंफर्ट जोन में चला गया। जिन बच्चों को स्कूल जाना कम अच्छा लगता था, जो शाय थे, वो घर पे रह गए, उनको बहुत मजा आ रहा है और वो घर पे बैठे हैं और खाना भी खा रहे हैं, तो और खेलने नहीं जा रहे, दोस्तों के पास नहीं जा रहे, क्योंकि वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, उनको उतना ज्यादा बाहर निकलना और सब पसंद नहीं है। जब स्कूल था तब तो जाना ही पड़ता था, जाते थे, पढ़ते थे, अब वो सब नहीं कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, बैठे रहना बढ़ गया, तो इस सब से ओवरवेट हो गए वो सारे। Then we look at family and community factors. Children in single parent families, children in families where the household head lacks a high school diploma, कि जहाँ पे परिवार के मुखिया के पास 12th की डिग्री नहीं है। Children living in high poverty areas and teen births per 1,000. So teen births per 1,000 में हम जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो कारण है उनसे हमारे यहाँ के कारण बहुत फर्क है। वहाँ हमारे यहाँ पे कारण है चाइल्ड मैरिजेस का, तो वो भी अभी इस टाइम में, पैंडेमिक टाइम में, ये सब बढ़ गया है। अब हम देखें कि डिसेबल्ड बच्चों का क्या स्टेट है। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इट्स ऑलमोस्ट 240 million. So according to a new UNICEF report, and children with disabilities are disadvantaged compared to children without disabilities on most measures of child well-being. So इन सारी चीजों पे हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं वो सब काफी पीछे रहे होंगे। अब हम देखें compared with children without disabilities, children with disabilities are 25% less likely to receive early stimulation and responsive care. Responsive care क्या है, इस पे मैं फिर आती हूँ। ये early stimulation और responsive care पे इसलिए लैग करते हैं क्योंकि children with disabilities पे माएँ उतना ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि ज्यादातर वो शांत से रहते हैं और उतना परेशान नहीं कर रहे होते, तो माएँ अपने कामों में लगी रहती हैं। 42% less likely to have foundational reading and numeracy skills, पढ़ना लिखना नहीं आता। 25% more likely to be wasted and 34% more likely to be stunted. 25% का वजन बहुत कम होता है और 34%
की हाइट बहुत कम होती है। 53% are more likely to have symptoms of acute respiratory infections. उनको respiratory infections बहुत commonly होते हैं। 49% more likely to have never attended school. 47% more likely to be out of primary school. स्कूल जाते ही नहीं है, जाना शुरू करते हैं। मतलब मैं तो चंडीगढ़ में रहती हूँ, चंडीगढ़ के आसपास के जो स्लम एरियाज और विलेजेस हैं वो सब विद इन 10 किलोमीटर रेडियस हैं, बहुत बड़ा शहर नहीं है। और हमारे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तब भी मेरी जान पहचान के में जैसे मेरा जो गार्डनर है, माली है, उसका बेटा सेरेब्रल पॉल्सी है, वो उसको स्कूल नहीं भेजता। कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कौन लेके जाएगा, क्या करेगा, ये तो चल नहीं सकता। उसकी बुद्धि अच्छी है पर वो स्कूल नहीं जा रहा। 33% more likely to be out of lower secondary school, 27% more likely to be out of upper secondary school. फिर अब ये आ गए इंपॉर्टेंट चीजें जिसपे कि हम कुछ कर सकते हैं। 51% more likely to feel unhappy, नाखुश हैं, वो उदास हैं, परेशान हैं। क्यों? बहुत सारे कारण हैं। 41% more likely to feel discriminated against. डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे यहाँ पे होता ही होता है, और डिस्क्रिमिनेशन के लिए सबसे पहली चीज है हमारी भाषा। हम अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं, और उन सबको सोशल सैंक्शन है। और ऐसा नहीं है कि वो शुरू किए थे डिस्क्रिमिनेशन के इरादे से, पर उन शब्दों के मतलब इतने डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं कि वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। 32% more likely to experience severe corporal punishment, कि बहुत ज्यादा बड़ी सजाएं मिलती है इनको। घर पे भी और स्कूलों में भी सजा बहुत मिलती है। Now what we need to look at is कि children's well-being can be ensured when they receive support from family, school and society. तो बच्चों की well-being हम सिर्फ एक जगह पे फोकस करके नहीं ensure कर सकते, उनको सब तरफ से सपोर्ट चाहिए। और ये फैमिली और स्कूल का डायड है, मतलब फैमिली और स्कूल दोनों को मिलकर के बच्चों की ग्रोथ को सपोर्ट करना होगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ प्रोटेक्टिव कैपेसिटीज को बिल्ड करना पड़ेगा, मजबूती देनी होगी, और ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे कि बच्चों को हम सेफ रख सकें, वो अच्छी तरह से सीख सकें और वो हेल्दी और खुश रहें। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज एंड नेग्लेक्ट। चाइल्ड अब्यूज के अंदर फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल सारे तरह के अब्यूज आ जाते हैं, और इमोशनल अब्यूज और फिजिकल अब्यूज बहुत कॉमन होता है। जब हम इनकी डेफिनेशंस पे जाते हैं, अगर आप इसको चेक करके देखो कि क्या है फिजिकल अब्यूज, तो एक चांटा भी लगाया तो उसको भी फिजिकल अब्यूज कहते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबके ही साथ फिजिकल अब्यूज होता है। हमारे यहाँ पे तो बहुत प्यार से सबको ही चांटे लगते रहते हैं। और इमोशनल अब्यूज की जहां कोई गुस्सा करके बोल रहा है या डांट रहा है या झिड़क रहा है या बच्चे की भावनाओं को आहत कर रहा है, वो सब भी बहुत कॉमन होता है। तो इस सब के लिए जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, जो इन सब के लिए हमें जिस पे ध्यान देना चाहिए, वो उसमें से एक है नर्चरिंग एंड अटैचमेंट। दूसरा है नॉलेज ऑफ पेरेंटिंग फॉर चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट। बहुत सारे माता पिता जिनकी की उम्र कम है, उन्होंने कभी जाना ही नहीं कि बच्चों के बड़े होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई रूरल एरिया से है और उसने जैसा अपने परिवार और आसपास में देखा है उसको वही पता है, उसको इससे आगे पता ही नहीं है, तो इसमें हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जो यंग मदर्स हैं उनको अच्छे से सारी जानकारी हो। देन पेरेंटल रेजिलियंस, कि माता पिता खुद कोई परेशानी आने पे क्या करते हैं। तो जैसा कि मैं अपना रेजिलियंस पे, मैं जो एक बड़ी कॉमन सिचुएशन मेरे क्लिनिक में आती है, मैं चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक रन करती हूँ, जिसमें कि मदर से कहती है कि बच्चा बहुत परेशान करता है। बच्चा परेशान नहीं करता, माँ परेशान होती है। तो अगर माँ कह रही है कि बच्चा परेशान करता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो बिहेवियर है
उसको माँ हैंडल नहीं कर पा रही और इसलिए माँ परेशान हो रही है। प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है, प्रॉब्लम माँ की है। तो हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें माँ की रेजिलियंस बढ़ानी है। बच्चे की प्रॉब्लम को भी देखा जाएगा, पर सबसे पहले माँ की रेजिलियंस बढ़ेगी तो वो सब चीजों को अच्छे से बेहतर हैंडल कर सकेगी। सोशल कनेक्शंस, कि आसपास मतलब कोई भी अगर यंग मदर है और वो अकेली है, उसको और कोई लोग मिल नहीं रहे जिनसे वो बातचीत करे या कभी बच्चे की केयर के लिए कोई किसी का सपोर्ट ले सके, तो वो बहुत परेशानी में रहेगी। और ऐसे ही अगर इसी तरह की 5-7 माएँ हैं जो कि एक ग्रुप में हैं, तो वो बहुत अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करती हैं कि हाँ, हम सब साथ हैं, हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए काम में आ सकते हैं। देन कंक्रीट सपोर्ट फॉर पेरेंट्स, कि किस तरह के दिए जा सकते हैं। एंड देन सोशल एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस ऑफ चिल्ड्रन, इस पे फिर मैं आगे बात करती हूँ। सो जो प्रोटेक्टिव कैपेसिटीज को हम देखें तो कैपेसिटीज आर केयर गिवर कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली रिलेटेड टू चाइल्ड सेफ्टी। A caregiver with these characteristics ensures the safety of his or her child and responds to threats in ways that keep the child safe from harm. Building protective capacities contributes to a reduction in risk. So ये जो protective capacities हैं, ये हमें caregivers में बढ़ानी है कि caregivers ये ध्यान दे सकें कि कौन सी स्थितियां हैं जिसमें बच्चे की सुरक्षा को खतरा है और बच्चे को वो उस वक्त पे उस खतरों से बचा सकें और उसकी सुरक्षा को इंश्योर कर सकें। और उससे फिर उसको जब हम इन कैपेसिटीज को बिल्ड करेंगे तो बच्चों को हम ज्यादा सुरक्षित रख सकेंगे। सो जब हम यहाँ कैपेसिटीज को देखते हैं तो कुछ है कॉग्निटिव प्रोटेक्टिव कैपेसिटीज। इसमें आ जाता है कॉग्निशन में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शंस दैट रिजल्ट इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर। दूसरा है बिहेवियरल प्रोटेक्टिव कैपेसिटीज। इसमें है एक्शंस एंड परफॉर्मेंस दैट रिजल्ट इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर। सो कॉग्निटिव में है कि हम माता पिता को जानकारी होनी चाहिए, बिहेवियरल में है कि वो उस पर कुछ एक्शन ले सकें। तीसरा है इमोशनल, कि उनके फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और आइडेंटिफिकेशन विद अ चाइल्ड दैट रिजल्ट इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर। वो अपनी मतलब उनका एटीट्यूड हो कि बच्चे को हमें सुरक्षित रखना है। सो जो ये दोनों फ्रेमवर्क हैं, ये स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोचेस हैं टू असेस, इंटरवीन एंड सर्व फैमिलीज। So by promoting both protective capacities at individual level and protective factors at individual, family and community levels, we can best ensure child safety and promote child and family well-being. अब हम फैमिली वेलबींग की बात कर रहे हैं तो इसमें पेरेंटिंग प्रोग्राम्स एक कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में काफी पॉपुलर है। पेरेंटिंग प्रोग्राम्स में सबसे पहले ये देखा गया था कि जो अगर आप कभी कोई पुरानी रिसर्च पढ़े, उनमें ये होता है कि जो इनर सिटी एरियाज थे, जो कि हमारे यहाँ के जिसको हम कह सकते हैं स्लम एरियाज, जहाँ पे कि छोटे छोटे मकान हैं, बहुत ज्यादा लोग एक घर में रहते हैं और जहाँ पे कि जहाँ का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, ऐसी जगहों पे परिवारों में झगड़े ज्यादा हैं, नशा ज्यादा है, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, फिजिकली एक दूसरे को मारना बहुत कॉमन है। और ऐसी जगहों से जो बच्चे निकलते हैं उनमें आगे जाकर के मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते हैं और उनमें वो सोशल बिहेवियर उनका उतना ठीक नहीं रहता। ऐसा सब में नहीं होता, पर ऐसा काफी ज्यादा हद तक होता है। तो ये जो कुछ प्रोग्राम्स थे, ये लगभग 40 वर्ष पहले शुरू किए गए थे और उसमें ये देखा गया था कि जब माता पिता को ये बताया जाता है कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करो, बच्चा, आप ये कैसे जानो कि बच्चा परेशान है, और जब बच्चा परेशान है तब आप क्या करो। सो इस तरह के प्रोग्राम्स को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो उन बच्चों में जिनके माता पिता पे ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया, उन बच्चों में आगे जाकर के मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कम थी,
और उनका सोशल बिहेवियर बेहतर था। तो उस सब से ये पेरेंटिंग प्रोग्राम्स को बहुत स्ट्रेंथ मिली और ये काफी जगह शुरू किए गए। सो इसमें पेरेंटिंग प्रोग्राम्स के बारे में हमें इसलिए जानना जरूरी है कि आप सब लोग ट्रेन हो रहे हैं एज स्पेशल एजुकेटर्स। सो पेरेंट्स को जब कोई समस्या आएगी तो वो एजुकेटर्स के पास आएंगे। उनके लिए स्कूल और एजुकेटर्स बहुत अहम जगह है, और अगर उस वक्त पे एजुकेटर्स उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकेंगे सो पेरेंट्स विल फील एम्पावर्ड, और वो भी मतलब बच्चे की बेहतरी के लिए ये सब कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा। सो इसमें पेरेंटिंग प्रोग्राम्स ये दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर केयर गिवर्स टू एक्टिवली प्रैक्टिस एंड रिसीव फीडबैक as they learn and apply the new parenting behaviors. So this is in contrast with classes that just talk to caregivers about parenting. So एक हो सकता है कि parenting की classes attend कर ली, दूसरा है कि parenting में क्या करना है, कैसे करना है, ongoing sessions हैं, कुछ बताया माता पिता को, उन्होंने घर जा करके उसे इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने वापस आकर के बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर उसमें जो अच्छा रहा वो उनको बताया गया कि हाँ ये अच्छा था, कि इसमें आपको अभी थोड़ा समय और लगेगा और इसको आप इस तरह ना कीजिए, इसको बदलिए। फिर having parents practice the skills with their old children during program sessions is particularly effective. कि प्रोग्राम सेशन के बीच में मतलब बच्चों को लेकर के आए हैं माता पिता और उनको बताया गया कि आप ऐसे करिए। सो ये काफी इफेक्टिव रहा है। देन वी कम टू रिस्पॉन्सिव केयर। रिस्पॉन्सिव केयर जो होती है वो इस बारे में होती है कि बच्चे के जो भी जिस चीज की आवश्यकता है, इमोशनल, फिजिकल, उसको माता पिता समझ सकें और उस वक्त पे उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो बजाय ये सोचने के कि हमें बच्चे को क्या देना है, ये देखें कि बच्चे को क्या चाहिए और उसको हम रिस्पॉन्ड करें, तो उसको रिस्पॉन्सिव केयर कहते हैं। और इसका एम्फेसिस है बिल्डिंग पॉजिटिव एंड नर्चरिंग केयर गिवर चाइल्ड रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शंस। और दिस इंक्लूड्स टीचिंग केयर गिवर्स हाउ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड प्ले विद देयर चिल्ड्रन। अब हम ये सोच सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या नया है कि उनको ये बताएं कि बच्चे से बात कैसे करो या कैसे खेलो। पर खेलना और बात करना, क्यों जो मैं शुरुआत में कह रही थी, इमोशनल अब्यूज की बहुत हम आसानी से बच्चों को ऐसी बातें कह देते हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए, और जो कि आगे जाकर के बच्चे ताउम्र याद रखते हैं कि ऐसा कहा था, वैसा कहा था, मुझे तो ये कहते थे, मुझे तो ऐसा सुनने को मिला। वो सब चीजों को हम कम कर सकें। और खेल में भी हम क्या और कैसे खेलें। खेल का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें बढ़िया बढ़िया खिलौने ला करके देते रहें। खेल का मतलब ये है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में उनके साथ किस तरह से किन किन एक्टिविटीज को खेल बना सकते हैं, और उस खेल के जरिए उनको हम क्या सिखा सकते हैं। और खेल का मतलब सिर्फ सिखाना भी नहीं है, खेल का मतलब साथ साथ खेलना, एंजॉय करना है, जिससे कि वो आगे कुछ सीख सके। इसमें it helps caregivers respond consistently to the child's behavior, no matter the location or situation. Promoting consistency across all of a child's caregivers is critical. So consistency सारे caregivers में होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे आमतौर पे होता है कि मेरी क्लिनिक में पेरेंट्स आ गए, माँ को बता दिया, पर दादी तो कुछ और कहती है, अब दादी को कौन समझाए। तो आमतौर पे हम ऐसी स्थिति में कहते हैं कि अगली बार दादी को भी साथ लेके आना, जिससे हम दादी को बता सकें कि बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। Then teaching parents the correct use of time out, an effective alternative to physical discipline. So time out, I'm sure आप सबको पता है कि time out एक disciplining technique है, जिसमें कि हम बच्चे को कुछ देर के लिए उस स्थिति से दूर करते हैं जहां पे कि उनका प्रॉब्लम बिहेवियर आ रहा है। सो अब हम आते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग टिप्स पे, जो कि बच्चों के माता पिता को बताई जा सकती हैं। इसको एज वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। इसमें मैंने उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स और डेवलपमेंटल चैलेंजेस क्या हैं और क्या क्या हमें और देखना है, उस सब की मैं बात नहीं कर रही हूँ।
इसमें मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि हमें माता पिता को हम क्या बता सकते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। तो 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए कंटिन्यू टू रीड टू योर चाइल्ड। बच्चे के साथ हमें कुछ पढ़ना जरूरी है। नर्चर हर लव फॉर बुक्स बाय टेकिंग हर टू द लाइब्रेरी और बुक स्टोर। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को किताबों में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको बहुत होता है। आमतौर पे छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहनों की या उनकी किताबों को देखना और पढ़ना पसंद करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो किताबों से फेमिलियरिटी, उसके पन्ने पलटना, उसको हाथ में उठाना, उसकी तस्वीरें देखना, वही अपने आप में काफी अच्छा होता है। लेट योर चाइल्ड हेल्प विद सिंपल चोर्स। कुछ चीज उठा दो, रख दो, ये कर दो, छोटे मोटे कामों में उनकी मदद लेनी चाहिए। Encourage your child to play with other children. This helps them to learn the value of sharing and friendship. So ये काफी important है कि वो हम उन्हें शेयर करना और फ्रेंडशिप सिखाएं। And help your child through the steps to solve problems when she is upset. कि जब किसी चीज पे बच्चा परेशान है तो उस वक्त पे हमें उसे बताना है कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा खिलौना टूट गया, अच्छा तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या ये ठीक हो सकता है, हम किसके पास जा सकते हैं, या हम अभी किसी और चीज से खेल सकते हैं। So, ये जो सारे स्टेप्स हम उसको बताते हैं, उससे उसको आगे के लिए बच्चे को पता लगता है कि वो क्या करे इसके लिए। 6 से 8 साल के बच्चों को हमें अकम्पलिशमेंट जो उनके हैं उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। जो भी बच्चे ने किया है उसको कहने की जरूरत है कि हाँ ये बहुत अच्छा किया। फिर बच्चे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कराने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि 6 से 8 साल के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, हम उनको छोटे मोटे काम बता सकते हैं कि ये रखो वो रखो, या और वो फिर कह सकते हैं कि ये तो तुम्हारा ही काम है, ये तो तुम रोज करते हो। तो बच्चा उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल और ग्रोन अप महसूस करता है। Talk with your child about school, friends and things she looks forward to in the future. स्कूल में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, दोस्तों के साथ कैसा चल रहा है, और भविष्य में तुम क्या करना चाहते हो। भविष्य में मतलब कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है। तो जो भी करने की उसकी इच्छा है उसके बारे में हम बात करते रहें। Talk with your child about respecting others. Encourage him to help people in need. तो ये हम अपने बर्ताव से और उसके बारे में जब हम एक्सप्लेन करते हैं उनसे बच्चों को सिखाते हैं कि औरों को कैसे रेस्पेक्ट करना है। हेल्प योर चाइल्ड सेट हर ओन अचीवेबल गोल्स। क्या करना चाहते हो और कैसे करोगे और उसको कैसे अचीवेबल बनाओगे। अच्छा आज हम ये करते हैं, कल हम ये करेंगे, और हम जब ये लगातार करते रहेंगे तो हफ्ते भर में हम इस काम को अच्छे से करने लगेंगे। तो इससे बच्चे को अपने आप में एक गर्व महसूस होता है, और जब उसको ये पता लगता है कि खुद को जब गर्व महसूस होता है तो दूसरों से ये सुनने की जरूरत कि तुमने बहुत अच्छा किया वो कम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अब खुद कुछ करके खुद उनको नहीं समझ आता कि उनको जब तक कोई कहे नहीं कि बहुत अच्छा किया वो संतुष्ट नहीं होते। Help your child learn patience by letting others go first or by finishing a task before going out to play. Encourage him to think about possible consequences before acting. So ये हमें उसको सिखाना पड़ता है कि मतलब कोई लिफ्ट में जा रहे हैं या सड़क पे जा रहे हैं या पार्क में जा रहे हैं तो उनको पहले जाने दो, उनकी बारी है। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा तुम ही पहले करो। कोई जैसे कि खेलने जाना है तो पहले ये काम खत्म करेंगे फिर खेलने जाएंगे, जिससे कि उसको सब्र के बारे में कुछ सीख सके। और कोई भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हम उसे पहले से बताएं। ज्यादातर हम बच्चे से बात नहीं करते, हम उसको पहले इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, बात नहीं करते। जब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चा उसको कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझ पाता है। क्लासरूम में फिर रूल्स हमें क्लियर करने पड़ते हैं और उनको बताना पड़ता है कि इसको ऐसे ही करेंगे। जैसे कि बच्चा कितनी देर टीवी देख सकता है और किस वक्त पे सोने के लिए जाना है, और कौन सा बर्ताव ठीक है और कौन सा बर्ताव ठीक नहीं है। और ये भी जरूरी है कि हम साथ साथ कुछ फन थिंग्स करें, जैसे कि खेलना या पढ़ना या जैसे मंदिर जाना या कोई मेले में जाना या कहीं घूमने जाना या कुछ और करना।
फिर स्कूल में, बच्चे के स्कूल में जाना, टीचर से और स्टाफ से मिलना, और ये जानना कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्योंकि कुछ माता पिता कभी स्कूल आते नहीं है, तो उनको ये जानना जरूरी है कि स्कूल में क्या चल रहा है। और साथ साथ स्कूल और माता पिता मिलकर के बच्चे को बेहतर सीखने के लिए किस तरह मदद कर सकते हैं। अगेन, बच्चे के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी आदत बनती है और ये एक एंजॉयबल एक्टिविटी हो जाती है। आजकल के बच्चे पढ़ने से ज्यादा मोबाइल पे रहते हैं। जिनके भी पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन्स हैं, वो सारे बच्चे आजकल स्मार्टफोन पे रहते हैं, पर हमें उसको कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिसिप्लिन की जरूरत है टू गाइड एंड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड रादर देन पनिशमेंट। सो पनिशमेंट होता है जब बच्चे ने कुछ गलत कर दिया और हमने उसको सजा दी। डिसिप्लिन होता है कि हम एक अनुशासन, जिसको कहते हैं कि अनुशासन और सजा दोनों में फर्क है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या नहीं करना है वो हम उसे पहले से बताएं, और वो अगर डिस्कशन रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बच्चे का जो भी अच्छा बर्ताव हो उसकी हमें तारीफ करने की जरूरत है, बर्ताव की तारीफ की जरूरत है, ना कि ये जैसे ये कहना सही नहीं है कि तुम अच्छे बच्चे हो या तुम गंदे बच्चे हो, बल्कि ये कहना अच्छा है कि तुमने अपना स्कूल बैग जगह पे रख दिया, ये बहुत अच्छी चीज है। तुमने अपने जूते जगह पे रख दिए, ये बहुत अच्छी चीज है। 9 से 12 साल के बच्चों को हमें स्कूल और कम्युनिटी ग्रुप्स जैसे स्पोर्ट्स टीम में इन्वॉल्व कराना चाहिए। और कोई जैसे कि यहाँ चंडीगढ़ के अंदर गुरुद्वारे के अंदर जब लंगर होता है तो सारे बच्चे जो कि गुरुद्वारे के साथ जुड़े हुए हैं वो सब वहां जाते हैं और किसी न किसी तरह से सेवा करते हैं। वो कुछ भी काम कर सकते हैं, प्लेटें उठाना, कुछ और रखना, पकड़ाना, बर्तन धोने में हेल्प करना, बर्तन उठाना रखना, पर ये सब सेवा में उनको बहुत आनंद आता है। और जब कोई जैसे यहाँ पे गुरपुरब है या कुछ है तो उसमें भी सब बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। बच्चे को हमें हर चीज में क्या सही है और क्या गलत है, राइट एंड रॉन्ग का सेंस डेवलप कराना जरूरी है। और उससे ये बात करने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी रिस्की काम है जो कि उसके फ्रेंड्स उसको कह सकते हैं कि तुम करो, जैसे स्मोकिंग या फिर डेंजरस फिजिकल डेयर्स लाइक स्कूल की छत की डोली पे चलो, इस तरह की चीजें जो कि सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगती हैं पर डेंजरस हैं। और हमें बच्चे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाने की जरूरत है, जो कि कामों में हेल्प करके, और स्कूल में भी हम उसको तरह तरह के कामों में हेल्प कर सकते हैं। और पैसे की बचत और उसको कैसे खर्च करना है ये भी लगातार सिखाते रहना जरूरी है। माँ बाप को बच्चे के दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, और रिस्पेक्टिंग अदर्स की हमें लगातार बताते रहने की जरूरत है। और इसकी भी जरूरत है कि जब और लोग डिसरिस्पेक्टफुल हैं या काइंड नहीं हैं तो क्या करना है। बच्चे को अपने गोल्स खुद सेट करे और उसके बारे में स्किल और एबिलिटीज ही वुड लाइक टू हैव एंड हाउ टू डेवलप देम, कि तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करोगे, इसके लिए तुम्हें क्या करना है। इस सब पे चर्चा बच्चे के साथ होते रहनी चाहिए जिससे वो इसके बारे में और सोच सके। हमें बच्चे को ये भी बताने की जरूरत है कि हमें उससे किस तरह की बर्ताव की उम्मीद है जब आसपास कोई अडल्ट नहीं है। अगर हम रूल्स के लिए रीजन बता देते हैं तो उनको पता रहता है, जैसे कि बाहर मिट्टी में खेलने जाओगे तो सारे कपड़ों में और जूतों में मिट्टी भर जाएगी और अब तुम नहा लिए हो तो फिर दोबारा से नहाना पड़ेगा। अगर हम उसको ये पहले बता देते हैं कि बाहर अभी मिट्टी में खेलने जाओगे तो फिर क्या क्या चीजों में दिक्कत आएगी, तो वो नहीं खेलेगा, या अगली बार वो ये कहेगा कि मैं नहाने के पहले मिट्टी में खेल लूं। जब भी हम बच्चे को प्रेज करें तो हमें उसको उसके अकम्प्लिशमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, बजाय ये कहने के कि मुझे खुशी है कि तुमने ये किया। तो उसमें वो जब भी कभी कुछ अच्छा काम करेगा वो आपकी तरफ देखेगा कि वो मेरी तारीफ करेंगे, पर हमें उसको
ये गर्व अपने आप में लाने की जरूरत है कि वो खुद कह सके हाँ मुझे गर्व है मैंने ये किया, उसको खुद को उस अचीवमेंट के बारे में अच्छा लगना चाहिए। और नॉर्मल फिजिकल और इमोशनल चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी की बात करने की जरूरत है। प्यूबर्टी और इसके चेंजेस के बारे में माता पिता सोचते हैं स्कूल बात करेगा और स्कूल सोचता है माता पिता बात करेंगे। हालांकि अब क्यूरिकुलम में काफी सारी प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस आ गए हैं, पर फिर भी पेरेंट्स को भी बात करनी चाहिए और एजुकेटर्स को भी बात करनी चाहिए। 12 से 14 साल पे हमें इस चीज की बात करने की जरूरत है जो कि सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, जैसे कि ड्रग्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड सेक्स। हमें लग सकता है कि 12 साल का बच्चा बहुत छोटा है इन सब के बारे में बात करने के लिए, पर नहीं। इस समय तक उसकी बहुत अवेयरनेस होती है और इसी समय पे उससे बात करना जरूरी है। पहले से बात करेंगे तभी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बाद में तो उसको बहुत कुछ पता लग ही गया होगा। हमें बच्चे की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है और उसके थॉट्स और फीलिंग्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और ये जरूरी है कि बच्चे को पता हो कि हम उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। जब भी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमें क्लियर गोल्स और एक्सपेक्टेशंस बतानी चाहिए, जैसे कि ग्रेड्स कैसी आनी चाहिए, अपनी चीजों को साफ रखना है या रिस्पेक्टफुल रहना है। और साथ में हमें ये भी बच्चे को बताना है कि कैसे उन गोल्स को अचीव करना है। जैसे कि ग्रेड्स अच्छी आनी चाहिए, तो ग्रेड्स अच्छी आने के लिए कब से आपको अपना पढ़ाई रिवीजन शुरू करना है, रोज कितने घंटे पढ़ोगे तो आप इतना पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें जब तक बात नहीं करेंगे तब तक बच्चे को नहीं पता लगेगा। अब मैं आ रही हूँ स्ट्रेंथनिंग सोशल एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस पे। सो इसमें ये एक इमोशन व्हील और ब्रीदिंग एक्टिविटी है। मैं अभी आपको ये इमोशनल व्हील दिखाती हूँ। ये इमोशनल व्हील है, इसको एक पेपर पे बना के और घर में टांगा जा सकता है। इसमें हम बच्चे से बात कर सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्या हमें बर्ताव दिख रहा है, और क्या वो उसके अंदर जो भी और शब्द हैं उन सब के बारे में बात कर सकते हैं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, जिससे कि वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को समझ सके। सो इस व्हील को हमें किसी ऐसी जगह लगाने की जरूरत है जहां बच्चा देख सके। और रात के वक्त में हम बच्चे को ब्रीदिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग, मतलब कि सांस पे ध्यान दो, सिर्फ सांस लेने और जाने पे ध्यान दो। और जब बच्चा जो भी कुछ महसूस कर रहा है तो उस वक्त पे उसको अपने शरीर में कैसा महसूस हो रहा है वो भी बताने की जरूरत है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे पेट में बहुत गर्म लग रहा है। और उनको ये भी बताने की जरूरत है कि ये ऐसा महसूस करना ठीक है, और वो बता सकते हैं कि और जो उन्होंने बताया इससे बहुत अच्छा लगा कि तो वो उन्होंने एक नई चीज सीखी है। फिर हम उनके साथ अगेन फिर से 3 बार सांस लो, और फिर ये बताने की जरूरत है कि क्या फीलिंग्स चेंज हुई। सांस लेना और ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है जबकि हम गहरी सांस लेते हैं जिसमें कि हमारा पेट फूलता है। और जब हम इतनी गहरी सांस लेते हैं तो जो हमारे फेफड़े सब तरफ में फैलते हैं और उससे हमारे डायफ्राम के साथ में जो रिसेप्टर्स हैं वो ओपियोड लाइक एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं और वो हमारा फील गुड फैक्टर या काम करते हैं, हमें उस वक्त पे वो शांत महसूस कराते हैं। सो ये हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। सो ये 5 सेंसेस कि हम जब कोई परेशानी वाली चीज है तो हम रुक जाएं जो कर रहे हैं और एक गहरी सांस लें। और फिर उस वक्त पे हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि 5 चीजों के नाम लो जो तुम देख सकते हो, 4 चीजें जिसको तुम फील कर सकते हो, 3 चीजें जिसको तुम सुन सकते हो, 2 चीजें जो तुम स्मेल कर सकते हो और 1 चीज जिसको तुम टेस्ट कर सकते हो। सो ये हम सेंसेस की बात कर सकते हैं। फिर मील टाइम पे हम क्या क्या बच्चे को बात कर सकते हैं, तो इसमें हम जैसे जब भी कुछ हम साथ साथ, आमतौर पे रात का खाना परिवार में साथ खाया जाता है, सुबह का नाश्ता तो सब अपने अपने समय पे करते हैं, लंच भी सब अपने अपने समय पे करते हैं, शाम का खाना ज्यादातर साथ होता है।
उस वक्त पे जो सवाल हम कर सकते हैं इमोशनल वेलबींग और इसके लिए, उसमें हम पूछ सकते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या तुमने किया जिससे तुम्हें लगा कि तुम बहुत बहादुर हो। तो ये बच्चे की पॉजिटिव इमोशंस, सेल्फ असेसमेंट और इन सबको बढ़ाता है। दूसरा सवाल कि अगर तुम किसी फेमस व्यक्ति से मिलो और उसको कुछ सवाल पूछ सको तो तुम किससे मिलोगे और तुम क्या पूछना चाहोगे। तुमने इस साल में क्या नया सीखा। तो ये सिर्फ बच्चे से नहीं पूछना है, हर व्यक्ति परिवार का इसमें जवाब दे, क्योंकि अगर हम बच्चे से ही पूछेंगे तो ये तो उसका टेस्ट हो जाएगा। तो हमें टेस्ट नहीं लेना, हम तो इसको एक एक्टिविटी कर रहे हैं। तुम्हारे मित्र तुम्हें क्या कह के तुम्हारे बारे में बात करेंगे, किस तरह तुम्हें डिस्क्राइब करेंगे। आज तुमने ऐसी दया वाला कौन सा काम किया जो कि ये बताए जो तुमने आज किया है कि तुम दयालु हो। तो ये सारे सवाल हम बच्चों से कर सकते हैं, अगेन फॉर इमोशनल वेलबींग। अब हम आते हैं कि पैंडेमिक ने बच्चों की एजुकेशन, स्पेशली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट किया है। सो इंटरप्टेड लर्निंग थी, बहुत सारे बच्चे मिड डे मील पे डिपेंडेंट हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, उनका वो मिड डे मील चला गया तो न्यूट्रिशन उनका पुअर हो गया। टीचर्स के लिए बहुत कंफ्यूजन और स्ट्रेस था। पेरेंट्स अनप्रिपेयर्ड थे डिस्टेंस और होम स्कूलिंग के लिए, कि एक तो पहले आप घर पे बच्चे को पढ़ाओ और स्कूल भी मत भेजो और उसको मोबाइल पे भी सिखाओ और फिर वो वर्कशीट्स को घर पे करो। फिर चैलेंजेस थे इन क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग डिस्टेंस लर्निंग। ये चैलेंजेस मेनली टीचर्स के लिए थे। चाइल्ड केयर में गैप्स थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन थे जिसमें मदर्स को काम पे जाना था और वो बच्चों को फिर उन्हें घर में अकेला छोड़ना था। हाई इकोनॉमिक कॉस्ट थी काफी सारी चीजों की। चिल्ड्रन एक्सपोज टू वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। सो पैंडेमिक के अंदर क्योंकि बहुत लोगों को बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था, तो वायलेंस, स्पेशली घरों के अंदर वायलेंस बहुत बढ़ गई थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा चल रहा था, वायलेंस जहाँ थी वहां काफी बढ़ भी गई थी। और जो पहले माएँ घर से निकल के ऑफिस जाती थी और ऑफिस में सेफ फील करती थी क्योंकि उनको उनका पार्टनर घर पे बहुत अब्यूज करता था या मारता पीटता था, अब उनको घर पे ही रहना पड़ता था सारा टाइम, उनको वो वहां से वो बच नहीं सकती थी। और उससे ये वायलेंस जो कि बच्चों पे भी इसका बहुत फर्क पड़ रहा था। सोशल आइसोलेशन, कि पहले आप घर से निकले हो, आप अपने मित्रों से बात कर लेते हो, कुछ लोगों से अपनी मन की बात, चाहे बहुत लंबी चौड़ी नहीं पर 2 वाक्य भी बोले तो कुछ तो बात हुई, वो सब अब बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए थे। फिर चैलेंजेस मेजरिंग एंड वैलिडेटिंग लर्निंग। बच्चों को हमने सिखाया तो, पर हम उसको कैसे देखें कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा। हम ग्रिड में भी हम अपने स्टूडेंट्स को हमने ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी थी, पर उसमें हम सबको वर्कशीट्स भी भेज रहे थे, पर फिर भी उसमें बहुत चैलेंजेस थे। बहुतों के घर में अगर मोबाइल एक ही है और एक भाई बहन है जो कि नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, तो फिर ये मोबाइल डिसेबल्ड बच्चे को तो नहीं मिलेगा, ये तो उसको मिलेगा जो कि नॉर्मल है, और इसको बाद में कुछ वो अपने आप से देख सकेगा, तो और वो अपने आप देख नहीं पाएगा, और वो अगेन पेरेंट्स के लिए काम बढ़ जाएगा कि वो ये भी करें। और क्या लर्न किया है उन्होंने, उसको देखने का कोई जरिया नहीं था। अब हम आ रहे हैं स्कूल मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस पे, क्योंकि मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस स्पेशल बच्चों और जनरल बच्चों के लिए सेम ही है। इसमें कैटेगरीज में देखे जाते हैं, यूनिवर्सल, सेलेक्टेड और इंडिकेटेड। यूनिवर्सल वो हैं जो हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल हैं, सब पे करेंगे। सेलेक्टेड वो हैं जो कि हम कुछ बच्चों को दे रहे हैं। इंडिकेटेड वो जहाँ पे कि हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू मिला है और अब हम उसके लिए इंटरवीन कर रहे हैं। सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज, बट are there some programs available for children with special children? No. Actually तो स्कूल मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन रेगुलर स्कूल्स में भी नहीं चल रहे अभी, तो स्पेशल बच्चों के लिए तो कुछ भी चलने की बात ही नहीं हो सकती है। सो मेन स्ट्रीम इंटरवेंशंस ज्यादातर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की स्पेसिफिक सिचुएशंस को
नहीं कंसिडर करते, और देयर इज लैक ऑफ एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन एंड इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग कम्युनिकेशन। उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज फियर्स एंड डिफिकल्टीज इन एक्सेसिंग नीडेड सर्विसेज है। और ये भी इंश्योर करने की जरूरत है कि चाइल्ड फ्रेंडली और एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए टू चिल्ड्रन एंड केयर गिवर्स विद डिसेबिलिटीज। Then we need to see responsive measures and services such as mental health and psychosocial support. These often reach children through schools, from which children and adolescents with disabilities may be excluded or are not provided in disability accessible formats. So बहुत सारा कुछ है इंटरवेंशन, पर जो जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसके अंदर अगर कोई चाइल्ड हेल्पलाइन है या कुछ है तो उसको हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा कैसे एक्सेस करेगा। फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑल्सो बहुत सारी चीजें जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, या फिर जैसे अब नए राइट्स टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में 21 काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैं, so many other kinds of disabilities, जो ब्लड डिस्क्रेजिया वो सब है, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे नहीं कर सकते, और जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे वो भी नहीं कर सकते, वो सब उससे एक्सक्लूड हो जाते हैं। साइकोसोशल सपोर्ट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू हुए हैं, अभी बहुत सारी हेल्पलाइंस शुरू हुई हैं, टेलीफोनिक हेल्पलाइंस शुरू हुई हैं, इन सारी सर्विसेज को काफी हद तक स्ट्रेंथन किया गया है। हमारे डिपार्टमेंट में हम भी चला रहे हैं, पर अगेन वो किस हद तक लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, स्पेशली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, वो बहुत मुश्किल चीज है कहना। जब हम देखते हैं कि अप्रोचेस फॉर वेलबींग, तो हमें जो वेलबींग बढ़ाने के लिए पहली चीज देखने की जरूरत है वो है फोकस और सेल्फ कंट्रोल। फोकस और सेल्फ कंट्रोल बच्चों में तब आता है जबकि एक स्ट्रक्चर होता है। आमतौर पे जब बच्चे स्कूल आते हैं तो स्कूल में स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले प्रेयर होगी, फिर फर्स्ट सेकेंड पीरियड, फिर स्नैक ब्रेक होगी, फिर थर्ड फोर्थ पीरियड, फिर लंच ब्रेक होगी, ये पीरियड इसका है, ये पीरियड इसका है। सो इसमें पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर से बहुत हद तक उनमें फोकस और सेल्फ कंट्रोल रहता है। पर जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते तो वहां मुश्किल होती है, पर हमें ये स्ट्रक्चर उनको घर पे भी देने की जरूरत है, और स्ट्रक्चर स्कूल में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देन पर्सपेक्टिव टेकिंग, कि और लोग किसी चीज को कैसे देख रहे हैं या इसमें कोई और व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, वो उनको सिखाने की जरूरत है। ये दूसरी अप्रोच है टू वेलबींग। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता है टच से, सोशल क्यूज से और उनसे बातचीत करने से। सो ये जब हम बच्चों को गले लगाते हैं, उनको हग करते हैं, या फिर जब वो किसी और को स्माइल करते हुए देखते हैं, अब आजकल तो मास्क में ये भी प्रॉब्लम है कि स्माइल्स ही नहीं दिखती हैं, या उनसे बातचीत की जाती है, तो इस सबसे उनका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। देन मेकिंग कनेक्शंस, अब यहाँ पे कनेक्शंस में हम सोशल कनेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। जो शुरुआत में मैंने बात करी थी वो थी सोशल कनेक्शंस की, कि माताएं आपस में मिलकर के ग्रुप में बात कर रही हैं या उनको वो एक दूसरे का सहारा बन रही हैं। यहाँ पे हम कनेक्शंस की बात कर रहे हैं कि जब मौसम ठंडा है तो हमें स्वेटर पहनना है। ये कनेक्शन, कि ये मौसम और स्वेटर दो अलग अलग चीजें हैं, पर इस दो अलग दिखने वाली चीजों में क्या कनेक्शन है। या जब गर्मी आएगी तब आम आएंगे, तो गर्मी का मौसम और आम फल ये कैसे जुड़ा हुआ है। ये कनेक्शंस बच्चों की थिंकिंग को बढ़ाते हैं, और इट इज रिक्वायर्ड टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में क्या कैसे चल रहा है इस जानने के लिए जरूरी है। देन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो जरूरी है वो है ओपन एंडेड प्ले, रोल प्ले। रोल प्ले बच्चे करना बहुत पसंद करते हैं। सो जो रोल प्ले है उसमें उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके बारे में वो सोचते हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनाते हैं। बोर्ड गेम्स, सिंपल लूडो, सांप सीढ़ी, या फिर और जो बच्चे घर में अपने आप बोर्ड गेम बना लेते हैं उससे खेलते हैं। फिजिकल गेम्स, दौड़ना, भागना,
पकड़म पकड़ाई, कुछ और लुका छुपी, जो भी वो खेलते हैं वो फिजिकल गेम्स, या क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, लूडो, सॉरी नॉट लूडो, खो खो, या जो भी कुछ और, कबड्डी, जिसमें कि हमें कोई रिसोर्सेज उस तरह के नहीं चाहिए, ये सब बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं। देन टेकिंग ऑन चैलेंजेस, कि कोई काम हमने करना शुरू किया पर अगर हम उससे पहले ही बार में हमें लगा कि ये तो मुझसे हुआ नहीं और हम डर के बैठ गए, तो हम बच्चों को ये तो नहीं सिखाना चाहते। जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं वो ये है कि जब वो काम कुछ लेते हैं, शुरू करते हैं, करने का सोचते हैं, तो हो सकता है कि वो पहली बार में सक्सेसफुल ना हो। अगर वो पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो फिर उन्हें क्या करना है। सो ये चैलेंज से, मतलब फेलियर से कैसे बाउंस बैक करना है, दोबारा से कोशिश करनी है, ये बहुत जरूरी है। देन सेल्फ डायरेक्टेड एंगेज्ड लर्निंग। सो इसमें हमें टेलीविजन को लिमिट करने की जरूरत होती है। आमतौर पे टेलीविजन घरों में बेबी सिटिंग का काम करता है, कि माँ ने बच्चे के लिए टीवी ऑन कर दिया और फिर खुद कामों में लग गई, क्योंकि पिता तो घर पे होता नहीं है, वो अपने अपने ही काम में रहता है। अगर घर पे भी है तो वो कम इन्वॉल्व है, तो वो टेलीविजन को हमें लिमिट करने की जरूरत है। देन क्यूरियोसिटी और एंथुसियाज्म फॉर एनीथिंग, ये हमें बच्चे के लिए मॉडल करने की जरूरत है। ये क्या होगा, चलो देखते हैं, अच्छा इस और इस रंग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, चलो मिला के देखते हैं। और वो एंथुसियाज्म की, आ जाओ चलो पेंटिंग करें, पेंटिंग एक एग्जाम्पल है पर कुछ भी हो सकता है, चलो बाहर घूमने चलें, चलो तितली पकड़ते हैं, चलो बाहर जाके चिड़िया को देखते हैं, चलो बाहर जाके देखते हैं सूरज डूब रहा है, उसके रंग कैसे बदलते हैं। सो ये क्यूरियोसिटी और एंथुसियाज्म हर चीज में जितना हम में होगा वही हम बच्चे को देंगे, और इस सब से उसकी सेल्फ डायरेक्टेड और एंगेज्ड लर्निंग बढ़ेगी। अब हम आते हैं सेल्फ एस्टीम पे, क्योंकि सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर एवरी चाइल्ड, वेदर नॉर्मल और वेदर स्पेशली एबल्ड। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ एडवोकेसी। तो सेल्फ एडवोकेसी का गोल होता है कि कोई भी व्यक्ति ये तय कर सके कि उसको क्या चाहिए, और उस जो उसको चाहिए उसके लिए एक वो प्लान बना सके और उसको कैरी आउट कर सके। इसका साथ में ये भी मतलब है कि वो ये जान सके कि उसको कहाँ, कब और किसकी मदद चाहिए हो सकती है और वो ले सकता है। सो ये सारी चीजें सेल्फ एडवोकेसी है। दूसरी चीज आ जाती है फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, कि आज नाश्ते में क्या खाना है, पराठा खाना है या पोहा खाना है। तो बच्चे से अगर पूछा जाए कि क्या खाओगे और फिर वो उसे दो, तो वो चूज कर रहा है। कौन सा शर्ट पहनना है, लाल शर्ट या ब्लू टी शर्ट, कौन सी टी शर्ट पहननी है। फिर डिसेबल्ड बच्चों के लिए ये भी जरूरी है कि हम वो उन्हें बताएं कि उनको क्या डिसेबिलिटी है और कब उनको ये डिसेबिलिटी दूसरों को बतानी है। और इसके साथ साथ हमें ये भी उनको इंश्योर करने की जरूरत है कि उनकी कंडीशन क्या है, उसके बारे में उनको पूरा कुछ पता हो। जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास एक एस्पर्जर सिंड्रोम का बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, वो 18 साल का हो गया है। वो आया, उसको ये तो पता है कि वो मतलब नहीं खेलता औरों के साथ, पर जब उसको हमने उसकी एक सर्टिफिकेट बना के दिया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो वो परेशान हो गया कि मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, मुझे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, मैं तो सब कर सकता हूँ। क्योंकि एक्चुअली वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको एस्पर्जर है, पर वो मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए नीट की तैयारी कर रहा था। सो हमने उससे ये कहा कि नीट पे इतना फोकस मत करो, कोई और कोर्स पे मिलता है तो कर लो। सो फाइनली ही हैज टेकन एडमिशन इनटू बी फार्मा। तो वो बी फार्मा में उसने एडमिशन ले लिया, पर जो यूनिवर्सिटी की पहली काउंसलिंग हुई उसको सेकेंड थर्ड काउंसलिंग में बिना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के भी उसका हो जाएगा, पर फर्स्ट काउंसलिंग में उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ एडमिशन मिला। सो अब उसको ये क्लियर नहीं था कि उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ी। तो उससे इस बारे में अभी बात करनी है, ये अभी इसी हफ्ते के सारे डेवलपमेंट्स हैं। सो उससे भी हम इस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि माँ बाप ने उसको कभी इतना डिटेल में बताया ही नहीं था। उसकी माँ तो यही सोचती थी कि ये सब कुछ कर सकता है, ये नीट क्यों नहीं कर लेगा, ये मेडिकल में क्यों नहीं घुस सकता, ये कर सकता है, क्योंकि बेसिकली दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं और दोनों बहुत हाई अचीवर्स हैं, तो उनको लगता है ये भी कर सकता है।
सिर्फ उनको उसकी दिक्कत ये है कि ये उनका हर चीज में कहना नहीं मानता. So they should also be encouraged to be part of groups and communities of neurodiverse youth. So जब आप और अपने जैसे लोगों के बीच में होते हो तो आप ज्यादा सेफ और सिक्योर महसूस कर सकते हो, और ऐसी जगह पे आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहता है. और क्योंकि यहाँ पे सब जने आपके जैसे हैं तो आप बच्चे की ग्रोथ बेटर होती है, और हीलिंग फ्रॉम द इमोशनल स्कार्स विच दे गेट फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज ऑफ औरों का जो डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड है, जो भेदभाव लोग बात करते हैं या फिर अनजाने में या जान करके भी कुछ चुभती हुई बातें कह देते हैं, उन सब से निकलने में मदद मिलती है. अब मैं आती हूँ ग्रिड एक्सपीरियंस पे. तो हमने ग्रिड में कुछ फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए थे बहुत सारे डिफरेंट थीम्स पे. ये सारे हमने कई सारे ग्रुप डिस्कशंस किए थे जो कि 18 साल से ऊपर के लोगों के साथ किए थे, यंग थे. ये थे जैसे फ्रेंडशिप पे, गुड बिहेवियर पे, वो अपने आप को कैसा समझते हैं इस पे, सेक्सुअलिटी पे. तो जो इनमें से कुछ का ये कहना था कि जब हम कुछ बच्चे नॉर्मल स्कूल से ग्रिड में आए थे, बोले जब नॉर्मल स्कूल में थे तो वहां पे बच्चे हमें चिढ़ाते थे, हमें बुली करते थे, हमें तंग करते थे, हमारे साथ झगड़ा करते थे. यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे हमें कोई कुछ नहीं कहता, हमें यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट है. सो वो यहाँ पे आके बड़े खुश थे. फ्रेंडशिप के बारे में वो जानते थे कि अच्छे फ्रेंड्स कौन होते हैं. अच्छा फ्रेंड वो होता है जो कोई गलत बात नहीं सिखाता. अच्छा फ्रेंड वो होता है जो कि आपकी हर चीज में मदद करता है. अच्छा फ्रेंड वो होता है जो कि आपके साथ फन एक्टिविटीज में होता है. और किस किस तरह के बिहेवियर हैं जो कि गलत हैं, और अच्छा बिहेवियर कैसे मेंटेन किया जाए, और क्या होता है बस में कैसे बिहेव करना चाहिए, जब आप किसी सोशल सिचुएशन में जाते हो कैसे बिहेव करना चाहिए. दे वर ऑल वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. हाउ दे व्यू देमसेल्व्स, कि उनका अपने बारे में क्या सोच है, वो अपने आप को कैसे देखते हैं. तो ये सारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग हैं. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जब सोचते हैं तो लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं सोच समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं, मतलब इनका तो दिमाग है ही नहीं. सो ऐसा नहीं है कि है नहीं, थोड़ा कम है. तो कुछ चीजों में वो उतने इंटेलिजेंट नहीं है, बट फिर भी उनसे बड़ी वैल्यूएबल इनपुट्स हमें मिले थे. सेक्सुअलिटी, दे वर ऑल वेरी वेल अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी. और उनमें से मतलब हमने लड़के और लड़कियों का ग्रुप यहाँ पे सेपरेट किया था. तो लड़कियों के ग्रुप में दे वर अवेयर कि क्या है जो कि गलत बिहेवियर है और उस वक्त पे उनको क्या करना चाहिए, हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, दे वर अवेयर ऑफ दिस. लड़के का ये कहना था कि शादी तो हम तब करेंगे जब हम कमाना शुरू कर देंगे. साथ में उन्होंने अपने हनीमून के प्लान्स भी बना रखे थे. सो दे वर ऑल वेरी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग. ऐसा नहीं था कि सिर्फ शादी करनी है तो चलो ठीक है मिठाई मिलेगी बढ़िया कपड़े पहनेंगे, ऐसा नहीं था. उनको शादी की जिम्मेदारियां भी पता थी कि शादी होगी, वाइफ आएगी, बच्चा होगा, ये सब चीजें उन्हें पता थी. देन कोमॉर्बिडिटीज, कि जब हम वेलबींग की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बच्चे की एक डिसेबिलिटीज को देख के नहीं छोड़ सकते, उसके साथ में कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल कंडीशन भी हो सकती है साथ में. जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो हैं उनमें और मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बहुत सारी और कंडीशन साथ में हो सकती हैं. तो वेलबींग में उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशंस को भी साथ में देखना जरूरी है. और इन सब के लिए हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक कंडीशन होने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सबसे इम्यूनिटी मिल गई है, बाकी सब भी हो सकती हैं. तो और उन सब के लिए ध्यान रख करके, और उन्हें जब भी कोई अगर बिहेवियर में सडन चेंज है तो हमें उसको फिर रेफर करना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट. कोमॉर्बिडिटीज में एपिलेप्सी, सीजर डिसऑर्डर, वो सब भी कॉमन होता है. So this is the last slide, that what is most important in the lives of adolescents with disability differs little from their non-disabled peers. So disabled और non-disabled की लाइफ में क्या important है उसमें कुछ फर्क नहीं है.
positive family relationships, good friendships, social interaction and participation. ये चीजें होती हैं जो कि important होती हैं. Thank you. Thank you, Dr. Arun, for this brilliant, slightly over an hour long presentation, and you've managed to keep everybody tuned in to this, presentation of yours. I was looking up in the chat section, and there's a lot of comments to say thank you to you. Thank you, Dr. Arun, and looks like everybody has really enjoyed this very, brilliant, succinct, and informative presentation. So I would now like to open this session for discussions. Please raise your hand. Please mute on your microphones one by one if you've got any questions for Dr. Arun. You can post in the chat box also, or you can unmute yourself and speak out. Yes, please, you may write in the chat box if that is easier, or just speak up. Morning, ma'am. Anji, good morning. I need your PPT on my email. आप प्रश्न पूछिए. That will be shared with you as resource material. It is for all the participants. So as of now, if you have any question or anything you want to or related to this presentation, so you are requested to. Okay, so if you're in agreement, I've got a question for Dr. Arun. You've touched on so many wide issues, and I would like to know from your personal experience of GRID and the comorbidities that you've mentioned, what do you see there? Means you've talked about depression, OCD, various different things, yes? What is the general feeling in that disability group? What is your experience? See, we see epilepsy very commonly. Epilepsy is very common. Seizure disorder is very common in our students and in our clinic population. And we do see a lot of, again, attention deficit hyperactivity disorder is again something which is very commonly seen comorbid disorder. Then mood disorders, anxiety, obsessive compulsive disorder, we see all these kind of disorders. All these are there. And there are students who are on treatment for these. The biggest chunk, of course, is seizure disorder and ADHD. These two are the big groups. Okay. Otherwise, behavioral issues are also there, for which we have to at times give them some medicine like aggressiveness. Because just severely mentally disabled बच्चे हैं या adults हैं, वो अपना discomfort कह नहीं पाते हैं, और उनका जो भी internal discomfort है उससे behavioral problems आने लगती हैं, तो उस वक्त उनको कुछ low dose medication देना पड़ता है, वो भी रहता है. और mood disorder के भी हमारे पास हैं treatment पे हमारे कुछ students. मैं ट्यूशन पूछना चाहता हूँ. जरूर जरूर. जी, मैं राजस्थान से हूँ, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल थी 2017 के अंदर यहाँ पे 3 लाख जो CSW बच्चे, दिव्यांग बच्चे थे, वो रजिस्टर थे. अब इन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे ओनली 70,000 ही बच्चे यहाँ पे नामांकन है, बाद बाकी सबके सब ड्रॉप आउट हो गए. यहाँ का मेन इश्यू है कि लगभग यहाँ पे 1500 स्कूल्स के आसपास है. गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि 5 बच्चों पे एक गवर्नमेंट टीचर होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं. तो आप
क्या हमें इतना सा बता सकते हो कि मतलब इन बच्चों का वापस से इनको उसी एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनका नामांकन बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि जिससे गवर्नमेंट भी हमारे फेवर में हो और इन बच्चों को एक क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल पाए? आप जो बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल लेवल तक की बात है। ऐसी स्थिति में जो हमने यहाँ पे देखा है वो ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस होती है पेरेंट्स की। तो जब पेरेंट्स ग्रुप में यूनाइट होकर के कोई कुछ मांगते हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये जरूरी है कि पेरेंट्स बार बार उसकी अपनी आवाज उठाते रहें। तो जब पेरेंट्स आवाज उठाते हैं तो वो बात मानी जाती है। जी मैम, बट हम लोग जो स्पेशल एजुकेटर है यहाँ पे जयपुर के अंदर, हमें आज 46 डेज हो गए जो एक शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना भी दे रहे हैं, मीडिया में भी कवरेज चलवा रहे हैं, पेरेंट्स को भी लेके आ रहे हैं, बट पेरेंट्स वो इतनी हम भीड़ टुगेदर नहीं कर पा रहे और ना ही इतना हो पा रहा है। तो कोई ऐसा सजेशन कि जिससे हम इनको और बढ़ा, और ये पॉलिटिक वाला मैम नहीं है, बट मैम आप भी समझ सकते हो कि स्पेशल एजुकेशन किया है तो एक जॉब भी होनी चाहिए और जो बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट मिले, तो उस वजह से पूछा। मैंने जो पॉलिटिकल कहा वो इसलिए कहा कि ये पॉलिसी मैटर है और इसके अंदर अगर उनको और भर्तियां करनी है स्पेशल एजुकेटर्स की तो ये सरकार के लेवल पे होगा। जी मैम। और इसलिए मैंने पॉलिटिकल कहा, आपको नहीं कहा, मैंने मुद्दे जी को जी कहा है। जी ठीक जी है। सो ठीक है। मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मैं आपके मतलब मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि स्पेशल एजुकेटर्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए और सारे डिसेबल्ड बच्चों को जैसा कि स्टैंडर्ड तरीके से माना जाता है कि 8 जी से 10 डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक स्पेशल एजुकेटर हो, उस नॉर्म्स पे जी स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट होने चाहिए। जी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो मैम, हाँ जी। यदि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है यानी कि मंदबुद्धि है और डेफ ब्लाइंड उनके साथ कोमॉर्बिड डिसेबिलिटी है तो उसकी कैसे शिक्षा दी जाती है, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। डेफ ब्लाइंड भी है और मंद बुद्धि भी है। सो हाँ मैम। अगर डेफ ब्लाइंड है सिर्फ और तो हमें उसकी मतलब सबसे पहले तो हमारे पास ये रहेगा कि हम उसका असेसमेंट कैसे कर रहे हैं। और क्योंकि मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं तो उसका ऑब्वियसली डिसेबिलिटी लेवल काफी ज्यादा होगा। इसमें जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे हैं उसमें शिक्षा से ज्यादा हम उनके लाइफ स्किल्स को देखते हैं कि उनको हम क्या क्या सिखा रहे हैं, क्या क्या चीजें करना सिखा रहे हैं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान तो सबके लिए बनता है। सो वो आप भी बनाते होंगे और वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के लिए भी बनाया जाता है। और उनके अगेन जैसे हमारे यहाँ पे जो सिवियरली डिसेबल्ड हैं, जो सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, उन सबके लिए मेन रहता है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। उनको एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग क्या क्या सिखाई जा सकती है वहां से शुरू किया जाता है, क्योंकि जब कोई बच्चा सेल्फ सफिशिएंट होता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मैं उन सारी चीजों पे यहाँ नहीं गई। तो यहाँ पे एक और सवाल चैट बॉक्स में है चक्कर जी। Can I please request people who are not speaking to mute your microphones? Microphones are mute रखें. Thank you. अच्छा, इधर एक question है. My question is, if we are providing medicine and when they are working online, so how to understand his difficulty of learning and understanding, or is it behavior? As we don't get parent support, as student is always with care worker. Further, they have written it as he is autism plus ADHD. देखिए ऐसा है कि उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम है या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, इसको जानने के लिए जो भी केयर वर्कर जो भी उसके साथ होगा वही बता सकेगा। अगर माता पिता नहीं है तो पर माता पिता से हम बाद में जान सकते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन में तो हम जो मैं भी कह रही थी कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जो अभी परिस्थितियां हैं, उसमें हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। हम
द बेस्ट नहीं देख रहे, हम इस परिस्थिति में जो सबसे अच्छा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसमें हम पेरेंट्स से अलग से बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी वक्त पे हमें जानकारी मिल जाए और हम सब कुछ पता कर सकें, पर आई एम श्योर कि अगर हम कोशिश करेंगे तो केयर वर्कर्स जो हैं वो भी हमें उसके जवाब दे सकते हैं कि ये बिहेवियर प्रॉब्लम है या किसी और टाइम पे भी है तो बिहेवियर प्रॉब्लम है या डिफरेंट सिचुएशंस में है या सिर्फ लर्निंग रिलेटेड है, तो उसको देखा जा सकता है। Thank you. Any more questions और प्रश्न है? I think there is no any questions. Okay. So thank you again to Dr. Arun. Can we, clap hands for her all together? Unmute yourselves. We can't hear each other. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now, ma'am, Sulagna ma'am, can you say something about? Thank you, ma'am. Sorry, what did you want me to say? Proceed, ma'am. Yes, of course. Please proceed. Okay. Now the time is for vote of thanks to both of the speaker and chairpersons. I would like to call Mrs. Kavita Shah to give the vote of thanks. Please, Kavita Shah ji. Thank you, Santosh bhai, Dr. Preeti Arun ma'am और सुलग्ना चक्रवर्ती मैम। पेंडेमिक टाइम में स्पेशल बच्चे ने बहुत कुछ सफर किया है, इसीलिए अभी हमारे पास स्कूल में जो बच्चा आता है तो हम कौन से पॉइंट का ख्याल रखना चाहिए वो आपने बहुत डीपली समझाया है। मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास भी अभी बच्चे आते हैं तो एजुकेशन फैक्टर में मैं देखती हूँ अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं HIS के बच्चे जो साइंस भी बहुत कुछ भूल गए हैं। हेल्थ फैक्टर में जो बच्चा एकदम पतला था वो अभी मोटा हो गया है, तो वो सब अलग अलग जो फैक्टर है वो आपने जो समझाया वो बहुत हमारे लिए और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके लिए बहुत काम आएगा। बाद में हम एजुकेशन के फील्ड में ख्याल तो रखते हैं मैम, फिर भी जो पेरेंटिंग प्रोग्राम है उसके बारे में जो मैम आपने बहुत अच्छी तरह से डीपली जो पॉइंट्स आपने समझाए हैं, सभी टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स को वो बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम मदर ट्रेनिंग देते हैं, पर जो आपने जो बच्चे के आयु के मुताबिक छोटे छोटे पॉइंट का जो नोट डाउन किया है वो हम श्योरली ख्याल रखेंगे। और सुलग्ना चक्रवर्ती मैम, थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों मैम ने जो आपके कीमती टाइम निकाल के ये हमारी जो वेबिनार है उसमें आप आए और बहुत अच्छा सभी को ज्ञान दिया, इसलिए मैं केल इंस्टीट्यूट की तरफ से आप दोनों मैम का शुक्रगुजार हूँ। दोबारा थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। Thank you. You're welcome. Thank you so much, Kavita मैम। मैम मैं स्पेशली सुलग्ना मैम के लिए कहना चाहूंगा कि वो लंदन से और हमारा टाइम यहाँ का और वहाँ का टाइम काफी डिफरेंट होता है, फिर भी तैयारी करना, बैठना सब इस
अपोजिट टाइम ड्यूरेशन में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पूरे टीम की तरफ से, ग्रिड की तरफ से, केल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि आप हम अगर कोई दूसरा कोई कॉन्फ्रेंस ग्रिड की तरफ से या केल की तरफ से करेंगे तो आप हमारे इनविटेशन को स्वीकार करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रीति मैम, आपने अपना जो प्रीशियस नॉलेज शेयर किया उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। It has been an honor and privilege, so thank you to you as well. आप लोग जो इतना 3 दिन का प्रोग्राम रखे, ऑर्गेनाइज किए, and the sessions I've been looking at, it's I think huge resource of learning. So धन्यवाद. Thank you so much.